नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही हैं। जनता को लुभाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ अब एक चीज और आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने कई राज्यों में प्रभारी बदल दिए हैं। बदलाव के इस झोंके में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की भी विदाई हो गई है। उनकी जगह पर प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा को दी गई है। शैलजा वर्ष 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बतौर स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रभारी रहे देवेंद्र यादव क्षत्रपों की जिस गुटबाजी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे, शैलजा के सामने सबको एकजुट करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अब उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों की रणनीति के लिए कांग्रेस अपने नए प्रभारी का इंतजार कर रही है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं शैलजा कुमारी के बारे में कि ये क्या क्या इनके पास पदभार रह चुके हैं। ग्राफिक्स एक बार ये देखिए, ग्राफिक्स के बारे में से हम आपको बता रहे हैं। यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं शैलजा कुमारी और कुमारी शैलजा अंबाला और सिरसा से सांसद रही हैं। वर्तमान में शैलजा एआईसीसी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। शैलजा कांग्रेस के नेता रहे चौधरी दलवीर सिंह की बेटी हैं और दलवीर सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं चौधरी दलवीर सिंह और शैलजा कुमारी कांग्रेस में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं और इस बार प्रभारी उत्तराखंड में शैलजा कुमारी को बनाया गया है। ऐसे में अब देखना यह है, सवाल यह है कि शैलजा कुमारी क्या कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो कि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही जनता के बीच उनके कार्यकर्ता यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से पिछले दिनों वो उत्तराखंड गए थे, उस दौरान उन्होंने उत्तराखंड वासियों को तरह तरह की सौगात भी दी थी। इससे अब देखने वाली ये बात है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर क्या इस बार कांग्रेस कब्जा जमा पाएगी, क्योंकि 2014 की बात की जाए तो 2014 में भी कांग्रेस के हाथ में एक भी लोकसभा की सीट नहीं आई थी। यहां पर सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। 2019 की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं आई थी। दावा भले ही कांग्रेस ने किया हो, लेकिन यहां पर मोदी का जादू चला था। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस यहां पर निराशा हाथ लगेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक दिखाएगी, इतिहास रचेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे अलग अलग पार्टियों से, उनसे जानेंगे कि आखिर पार्टियों की किस तरीके से तैयारी है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में मुद्दे क्या हैं। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है बीजेपी पर कि उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, उत्तराखंड में विकास की कमी है, विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इसके साथ बेरोजगारी बहुत चरम पर है। ऐसे में बीजेपी से पूछेंगे कि आपके पास सत्ता रही सालों साल, आपने आखिर क्या किया है, कितना विकास हुआ? क्योंकि धामी को विकास के नाम से अब लोग जानने लगे हैं, क्योंकि धामी विदेश यात्राओं पर भी गए और वहां से तमाम कंपनियों को उत्तराखंड में ला रहे हैं। एमओयू जो है वो साइन भी हो चुका है। ऐसे में धामी सरकार किस तरीके से वहां पर कामकाज कर रही है और देखने वाली बात यह होगी कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी एक बार फिर से इन 5 सीटों पर काबिज होगी या फिर उत्तराखंड में कांग्रेस यानी कि कांग्रेस इस बार सेंधमारी करेगी। तो कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी की। शैलजा के पास कई चुनौतियां हैं। गुटबाजी खत्म करने की चुनौती है, सबसे बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि इससे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड के, वो यहां पर देवेंद्र यादव जो थे वो गुटबाजी खत्म नहीं कर पाए, जिसके बाद फेरबदल हुआ। वैसे फेरबदल उत्तराखंड में ही नहीं तमाम राज्यों में कांग्रेस ने किया है। ऐसे में शैलजा कुमारी को जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुमारी शैलजा इन जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगी या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, वक्त ही बताएगा। और शैलजा कुमारी का जो राजनीतिक इतिहास है वो बहुत लंबा चौड़ा है और उनके पिताजी जो हैं वो भी कांग्रेस में रह चुके हैं। और बताते चले कि कुमारी शैलजा जो हैं वो यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं
और कुमारी शैलजा अंबाला और सिरसा से सांसद भी रही हैं। वर्तमान में शैलजा एआईसीसी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। शैलजा कांग्रेस के नेता रहे चौधरी दलवीर सिंह की बेटी हैं और दलवीर सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं चौधरी दलवीर सिंह, बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के और उन्हीं की बेटी हैं कुमारी शैलजा, जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शैलजा कांग्रेस में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं और अभी तक जो भी उनको यहां पर जिम्मेदारियां दी गई हैं उनका उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से निर्वहन भी किया है। एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में शैलजा कुमारी उतरी हैं प्रभारी के तौर पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड में क्या शैलजा पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो विश्वास के साथ कांग्रेस उनको लेकर आई है, उस विश्वास पर वो कितनी खरी उतरती हैं, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। खैर, कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में चुनौतियां काफी हैं और उन चुनौतियों से कैसे शैलजा कांग्रेस की नैया पार करते हैं वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार पूरी तैयारी पर जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में होगी पहली परीक्षा शैलजा कुमारी की और बीजेपी का प्लान पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। कांग्रेस की कैसे होगी नैया पार, ये सबसे बड़ा सवाल है ऐसे में, क्योंकि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को खत्म करना, क्योंकि देवेंद्र यादव इस गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहे, जिसके बाद यह बड़ा फेरबदल हुआ और कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी सौंपी गई। 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बतौर स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रही हैं शैलजा कुमारी। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रभारी रहे देवेंद्र यादव छत्रपों की जिस गुटबाजी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे, शैलजा के सामने सबको एकजुट करना पहली चुनौती है, क्योंकि जब एकजुट होती है पार्टी तभी आगे बढ़ पाती है। अगर पार्टी में टूट रहती है, फूटन रहती है, तो परिणाम कुछ भी अच्छे नहीं होते हैं। फिलहाल कुमारी शैलजा पर कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर वो कैसे खरी उतरती हैं ये वक्त ही बताएगा। शैलजा कुमारी की अगर बात की जाए तो वो यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं। शैलजा कुमारी शैलजा अंबाला और सिरसा से सांसद भी रही हैं। वर्तमान में शैलजा एआईसीसी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। ठीक है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अमनप्रीत कौर जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से होंगे और प्रवक्ता बीजेपी से होंगे। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत अमनप्रीत कौर आपसे ही करता हूं। अमनप्रीत कौर, जिस तरीके से कांग्रेस के लिए उत्तराखंड तो चुनौती है, क्योंकि 2014 की बात की जाए तो एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी कांग्रेस के और 2019 में भी एक सीट हाथ नहीं लगी थी। इस बार जिस तरीके से कुमारी शैलजा के को बागडोर दी गई है, क्या लगता है शैलजा इन तमाम चीजों से उभर पाएंगी और इतिहास रच पाएंगी इस बार? करें तो काफी कमजोर नजर आ रही है। अगर पिछले विधानसभा इलेक्शन या पिछले लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को भी देखें और अभी के जो सर्कमस्टांसेस हैं उस पे भी अगर हम नजर दौड़ाएं, क्योंकि गुटबंदी जो है वहां पे सबसे मेन तो वही है कि एक जो कांग्रेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही है उसकी वजह से। देखिए, कांग्रेस को हमेशा ही अपनी अंदर क्लेश के कारण, अंदर गुटबंदी के कारण बहुत सारी स्टेट्स में हार का मुंह देखना पड़ा है। फिलहाल ही में जो 3 स्टेट्स में कांग्रेस हारी है उसमें भी एक बड़ी वजह कांग्रेस के अंदर गुटबंदी ही थी। तो उसको दूर करने के लिए जो देवेंद्र यादव थे वहां पे उनको हटाया गया है, क्योंकि वो फेल हुए हैं कांग्रेस को एकजुट करने में, और कुमारी शैलजा को वहां का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। तो एक अच्छा कदम है, पर देखना ये है कि कुमारी शैलजा जो है वो कितनी सफल होती हैं वहां पे कांग्रेस की जो गुटबंदी है उसको दूर करने में और लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। क्योंकि वहां पे आपने देखा कि जैसे प्रीतम सिंह थे वो अलग एक अपना गुट बना रहे थे, दूसरा उनका जो कांग्रेस का अधिकारियों का ग्रुप था वो अलग नजर आ रहा था। तो अभी कम से कम प्रीतम सिंह जो है वो कुमारी शैलजा के वहां प्रभावी बनने से खुश हैं। पर देखना ये होगा कि एक तरफ तो भाजपा जो है इतनी अच्छे से अपनी जो भी अपना नेशनल एजेंडा है उसको लेके चलती है, अपने जो उनके
आलकमान है, उनकी हर बात को, उनकी लीडरशिप की हर बात को जो स्टेट अधिकारी हैं वो मानते हैं। तो ऐसी कमियां जो हैं कांग्रेस में हैं। आपने देखा कि अगर भाजपा ने ये निर्णय लिया कि सात सात सांसद जो हैं वो विधानसभा के अमनप्रीत इलेक्शन में कौर, ठीक उतरेंगे है, वहां पे। जी। अमनप्रीत कौर, जिस तरीके से कुमारी शैलजा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनका राजनीतिक इतिहास जो है वो काफी अच्छा चला आया अभी तक है, क्या वो इन चुनौतियों से उभर पाएंगी, कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएंगी? आपको क्या लगता है, ये जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर पाएंगे उत्तराखंड में? अमनप्रीत, पता है कि वो हरियाणा। जी जी, हेलो। जी जी, बोलिए। जैसे जैसे कि सबसे बड़ा उनके लिए यही चैलेंज है कि वो कांग्रेस को एकजुट करने में कितनी सफल होती है उत्तराखंड में, क्योंकि वो वैसे ही विवादों में बहुत घिरी रहती है। अगर वो हरियाणा से बिलोंग करती है तो वहां पे आपको पता है दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी जो नहीं बनती है, तो ऐसे हिसाब से, क्योंकि वो जो आलाकमान है उनकी तो मनपसंद है, पर देखना ये होगा कि उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनको वो कितनी पसंद है, वो उनकी बात को कितना मानते हैं। क्योंकि एक तरफ तो भाजपा है कि जिसकी आलकमान की भी इतनी स्ट्रांग लीडरशिप की जो बातें होती हैं कि अगर वो अपने 7 सांसदों को बोलते हैं कि जाओ जी जाके विधानसभा का इलेक्शन लड़ो, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई उनको डिनाई कर दे। तो देखना ये होगा कि जो भी मैसेजेस सेंटर की तरफ से जाते हैं, आलाकमान की तरफ से जाते हैं, उनको अच्छे से निभाते हैं वो लोग। अमनप्रीत कौर, आपने हिम्मत की बात की, इसको हिम्मत या फिर पार्टी का जो आदेश है उसका पालन करते हैं उनके कार्यकर्ता या सांसद या विधायक, इसको इस तरीके से देखेंगे या फिर आदेश के तौर पर क्या तानाशाही? आप किस तरीके से बता रहे हैं इसको? तानाशाही भी कह सकते हैं, अगर भाजपा की बात करें तो तानाशाही भी कह सकते हैं, पर लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी बात को टाला ना जाए, क्योंकि ये अपनी जो पॉलिटिकल दल है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। जो भी लीडरशिप के डिसीजंस होते हैं वो अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए होते हैं। अगर कांग्रेस अभी के तीन स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शन हारी है तो उनको मंथन करने की जरूरत है। और अगर वो प्रदेश प्रभारी को बदल रहे हैं, देखिए पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी कुमारी शैलजा, तो अभी अगर उनको चेंज करके उत्तराखंड में लाया गया है तो उसका कारण यही है कि देवेंद्र यादव जो है वो कांग्रेस को एकजुट करने में असफल हुए हैं। तो ये जो कमियां रह जाती हैं इनको दूर करना ही होगा, तभी कांग्रेस आगे आ पाएगी, नहीं तो भाजपा के सामने खड़े हो पाना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ महेश जोशी जी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। महेश जोशी, आवाज भी आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएमवी नेटवर्क पर। महेश जोशी जी, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, 2014 की बात की जाए तो भी बीजेपी सारी सीटों पर काबिज रही, 2019 की बात की जाए तो भी बीजेपी के पाले में 5 सीटें गईं। इस बार कुमारी शैलजा आई हैं, देवेंद्र यादव की विदाई हुई है, क्या लगता है, उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, कांग्रेस तो हर समय जनहित के लेकर संघर्षरत रहती है और जो ये लोकसभा का जो चुनाव में संगठन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप देखिएगा 5 जो लोकसभा सीट है उसमें कांग्रेस की जीत हासिल करेगा। जिस हिसाब से मतलब ये कि जनता की जो समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस संघर्षरत रही है, तो उसका नतीजा सामने आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, आप लोग हर बार जीत के दावे करते हैं और हर पार्टी करती है, चाहे छोटी से छोटी पार्टी हो या बड़ी से बड़ी पार्टी हो, लेकिन आपकी पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि देवेंद्र जी जब तक थे गुटबाजी खूब हो रही थी और वो इस गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहे? क्या शैलजा इन तमाम चीजों से उभर पाएंगी, गुटबाजी खत्म करेंगी कांग्रेस के अंदर जो चल रही है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये गुटबाजी नहीं है, ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ पे अपनी बात रखने की आजादी है, तो जितने सब अपने अपनी बातें रखते हैं। नहीं, अमनप्रीत कौर ने देखो यही चीज दोहराई कि गुटबाजी और अंदरूनी कलह की वजह से हार का सामना करना पड़ता है कांग्रेस को, नहीं तो कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में बहुत आगे बढ़ती है, जनता को विश्वास भी दिलाती है, लेकिन अंदर के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मट्टी पलीत कर देते हैं। सुनिए जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, यहाँ पर अपनी बातें रखते हैं, तो ये आपको गुटबाजी नजर आती है? नहीं, बातें रखना एक चीज अलग होती, लेकिन अंदरूनी कलह और गुटबाजी से पार्टी को ही नुकसान होता है। कलह का कोई सवाल ही नहीं होता, ये तो एक तरह की बातें बोलने की आजादी है, अपने अपने जो बातें होती है वो बोली जाती है। और देखा कांग्रेस ने चुनाव हारा तो उसकी बात भी होगी कि भाई चुनाव हारा तो इसमें
क्या किस हिसाब से इसमें सुधार किया जाए, किसमें परिवर्तन किया जाए, इसी के परिप्रेक्ष्य में फिर ठीक है। प्रभारी भी बदला जाता है। अमनप्रीत कौर महेश ठीक है। जोशी तो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि गुटबाजी हमारे यहाँ कुछ भी है ही नहीं। देखिए, मानने को तो नहीं मान रहे तो इनके लिए ही बुरी बात है, क्योंकि हाँ। अगर ये माने तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए भी ये कोशिश कर सकते हैं और इनको कोई सजेशन भी दे सकता है। अगर ये मान ही रहे हैं तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रीतम सिंह के साथ जो भी जो उनकी लड़ाइयां सामने आई हैं वो सामने है, वो मीडिया में भी आया है। और ऐसी चीजों से डिनाई करने से मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो अपनी जो असफलता से बच नहीं सकती। उनको अगर सफल होना है तो उनको अपनी कमियों पे मंथन करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं वो जो 70 साल पुरानी नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी पीछे जा रही है। तो उनको अगर सफल होने में कोई चीज रोक रही है तो उसको दूर करके ही वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। एक तरफ तो देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी जान फूंकने की कोशिश करते हैं, जब भी कैंपिंग में जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को आगे तक लेके आया जा सके। जैसी उनकी पहले ही होते थे कि पहले सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, पर बहुत सारी कमियों के कारण आज वो बहुत पछड़ गई है। तो उनको अपनी जो गलतियां हैं वो माननी पड़ेगी, सबसे पहली बात। ठीक है, ठीक है महेश जोशी, बात आज भी कांग्रेस बड़ी पार्टी है। संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह आपको कांग्रेस नजर आएगी। मानने को तैयार नहीं है अमनप्रीत जी। इनके मानने से ना मानने से क्या होता है? तो फिर इन्होंने प्रभारी क्यों बदला, इनसे ये पूछिए। क्यों दविंदर जाधव क्यों नहीं रहे वहां पे? अच्छा, अमनप्रीत बोल रहे कि प्रभारी फिर क्यों बदला, क्यों प्रभारी बदलने की नौबत आ गई? क्योंकि देखिए, प्रभारी अगर लोकल रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर प्रभारी हरियाणा से जाके उत्तराखंड में चीजें मैनेज करने जा रहा है तो उसके लिए मुश्किलें डबल हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको नजर आता, हमें नजर नहीं आता। ये हमें ये चीज नजर नहीं आती है। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। संजीव वर्मा हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। धन्यवाद। वर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है। वर्मा जी, उत्तराखंड में कांग्रेस ने फेरबदल किया, देवेंद्र जी को की विदाई कर दी और कुमारी शैलजा अब कमान संभालेंगी। क्या लगता है, चुनौती बढ़ गई अब बीजेपी के लिए? क्योंकि महेश जोशी जी कह रहे हैं इस बार 5 की 5 सीटें जो हैं वो हमारे हाथ में आने वाली हैं, आप तैयारी करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो 2 साल से अधिक का इनका टेन्योर बीत चुका है और अभी तक अपने प्रदेश की टीम ये लोग नहीं बना पाए। उम्मीदवारों का इनके पास जबरदस्त टोटा है। हरीश रावत जी जो इनके बड़े नेता हैं, अपने और अपने पुत्र के लिए और अपने परिवार के लिए टिकटों की जुगत में लगातार लगे हुए हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तराखंडियत पर थूकने के इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जिस तरह से इनके अभी पुराने वाले यादव जी जो प्रदेश के प्रभारी थे, उनका किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के नेता थे और विधायक लगातार उनका जो विरोध करते रहे और सड़कों पर विरोध करते रहे, जो कांग्रेस के अंदर जो अनुशासनहीनता है उसको पूरी तरह से परिलक्षित करता है। और यादव जी ने कौन से कीर्तिमान स्थापित कर लिए जो शैलजा जी स्थापित कर पाएंगी? मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जबरदस्त गुटबाजी है, जो उठापटक की स्थिति है, जहाँ हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस राम भरोसे भी, हम इनको तो हम राम भरोसे भी नहीं बोल सकते कि कांग्रेस राम भरोसे चल सकती है, क्योंकि राम के अस्तित्व पर ये लोग लगातार सवाल उठाते हैं। तो कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है। आज की तारीख में 5 सीटें उत्तराखंड की, जिनके लिए इनके पास जो 15 लोगों का जो पैनल बनाना है, उसके लिए उम्मीदवार इनके पास नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं है। तो ऐसे समय पे 24 के चुनाव में एक तरह से कांग्रेस का पूरी तरह से सरेंडर चुनाव से पहले ही साफ दिखाई दे रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली तक बना चुकी है। हमारा जो विकसित रथ इस समय चल रहा है और लगातार मोदी है ना
और मोदी है तो मुमकिन है। इस तरह की जो हमारे एक लगातार यात्राएं चल रही हैं, मातृशक्ति को हमने 30% जो आरक्षण दिया, आंदोलनकारियों को हमने 10% जो पेंशन क्षैतिज आरक्षण उनको देने का हम लोगों ने काम किया। और वृद्धावस्था पेंशन में पहले केवल एक व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, वहीं हमने पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया। धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया, आवास योजना देने का काम किया, उज्ज्वला योजना देने का काम किया, खाद्यान्न 80 करोड़ लोगों को देने का काम किया। उससे पूरी देश, पूरे उत्तराखंड की और पूरे देश की पलायन संजीव जी, इतने काम आपने गिना दिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो अभी भी उत्तराखंड में कायम है, पलायन जो है वो अभी भी हो रहा है। इस पर कब लगाम लगेगी? आप देखिए, जिस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार इस अथक प्रयासों में है कि हमने उत्तराखंड से पलायन को पूरी तरह से समूलतः करना है, पलायन की जो समस्या है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। अभी विगत 2 सप्ताह पहले, ठीक है, महेश जोशी के पास में पहुंचूंगा। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जो इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू यहाँ पर साइन किए गए और लगातार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। होम स्टे जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना जो उत्तराखंड में बहुत अधिक कामयाब हुई है, जो पलायन को रोकने की दिशा में एक ठीक है। महेश जोशी जी, संजीव वर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं को गिनाया और अभी क्या कुछ जमीनी स्तर पर चल रहा है। ये इनका घमंड बोल रहा है, इनका घमंड बोल रहा है। ये वो लोग हैं जो नहीं, जमीनी स्तर पर अभी कार्यकर्ता काम करने लगे हैं, तमाम तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, अभियान चलाया जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। बोलिए। देखिए कांग्रेस के पास वर्मा जी वापस आऊंगा, जोशी जी को सुन लेते हैं पहले। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, तो उसमें हम हिमाचल भी जीते हैं, तेलंगाना भी जीते हैं, तो ये इनका घमंड ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करिए सर, उत्तराखंड की बात करिए। आप हारे भी हैं अभी 3 जगह। विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जो आपकी बुरी हार इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप इनसे ये पूछे कि यहाँ से 5 सांसद जो जीत के आए तो कितने उन्होंने कितने लोकसभा में कितने प्रश्न उठाए यहाँ से हमारी जो टीवी गढ़वाल से जो सांसद है, लोगों को पता ही नहीं कि सांसद क्या है। इतनी घटनाएं हुए, लेकिन कहीं सांसद महोदय का कहीं पता नहीं चला। वही हाल हर लोकसभा में सांसदों को कहीं पता नहीं चलता। कोई चलिए ठीक है, इनके सांसदों का पता नहीं चलता है। आप इस चीज को उठा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी, जरा आप ये तो बता दीजिए। आप जीतने के दावे कर रहे हैं, आप इस बार फिर से जीतने के दावे कर रहे हैं। 2014 में आपने जीतने का दावा किया था, 2019 में जीतने का दावा किया था और आज भी आप जीतने का दावा कर रहे हैं। तैयारी क्या है? बीजेपी तो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, बिल्कुल फील्ड पर उतर चुके हैं। आप कहां हैं? हमारे संगठन मजबूत है, हम जनहित के मुद्दों को लेकर जो सरकार की नाकामी है वो हम लेकर सड़कों पर संघर्ष करते हैं। तो और अमनप्रीत कौर कह रही हैं कि पहले कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह को खत्म करे, गठबंधन जो गुटबाजी है उसको खत्म करे, तब आगे बढ़ पाएगी। हमारे यहाँ कोई कला नहीं है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। भाजपा में तो बोलने की आजादी नहीं है, जो थोप दिया जाता है उसी को ये ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब बड़े बड़े नेता पीछे रह जाते हैं। ठीक है, देखिए जी संजीव। देखिए, एक आंतरिक लोकतंत्र नाम का कांग्रेस के पास एक इतना बढ़िया एक शिगोफा है। ये लोग हर चीज को एक आंतरिक लोकतंत्र का नाम दे देते हैं। मंच के ऊपर इनके बड़े नेता आपस में सरपुटबल होता है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं आंतरिक लोकतंत्र। तो ये आंतरिक लोकतंत्र, अनुशासनहीनता को आप आंतरिक लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं।
और जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे, तो जिस तरह से एक मिथक तोड़ते हुए अभी 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनर्स्थापित उत्तराखंड में हुई है, और जिस तरह से 2 टर्म से लगातार 500 की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का, ठीक है, वो ठीक है सर, वो वक्त बताएगा। ठीक है सर, संजीव जी वापस आऊंगा मैं आपके पास, अमनप्रीत कौर के पास पहुंचूंगा। अमनप्रीत कौर, में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में 500 सीटें आने वाली हैं और हम हैट्रिक बनाने वाले हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो नेगेटिविटी है उसको लगातार जनता ने नकारा है। ठीक है सर। अमनप्रीत कौर, आपको क्या लगता है? बीजेपी तो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, उनका प्रचार प्रसार भी बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास जो कुमारी शैलजा आई हैं, आपको क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस 5 की 5 सीटों पर काबिज हो पाएगी? देखिए, अभी तो उन्होंने प्रचार शुरू भी नहीं करा, अभी तो वो उत्तराखंड पहुंची भी नहीं है। एक तो जो कांग्रेस है, इसके ऊपर ये भी हमेशा ऐसे आरोप लगते हैं कि ये हर डिसीजन लेने में देरी करती हैं। अगर इनको प्रभारी बनाना था तो इतनी देर क्यों लगाई? कब से कुमारी शैलजा का नाम जो है वो सामने आ रहा था कि शायद उत्तराखंड की जो प्रभारी है उनको बनाया जाएगा, पर अनाउंसमेंट अभी 23 तारीख को हुई है, अभी तक वो उत्तराखंड पहुंची नहीं है। तो कब पहुंचेंगी, कब वो वहां के प्रॉब्लम्स को समझेंगे और कब उनका सोल्यूशन निकालेंगे, ये बहुत बड़ी दूर की बात है। जहां भाजपा की आपने बात करी, भाजपा तो देखिए ब्लॉक लेवल पे, फ्रंटल लेवल पे अपनी जो प्रचार प्रसार है उन्होंने शुरू कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी की क्योंकि सरकार है, उनके लिए और भी चीजें आसान हो जाती हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी आपने देखा वो इन्वेस्टर समिट बुलाया था उन्होंने, तो 415 करोड़ के एमओयू उन्होंने साइन करवा दिए। जरूरी नहीं है कि जो 415 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं वो धरातल पे भी आ जाएं, क्योंकि पिछली बार भी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वहां पे भी बहुत सारे करोड़ों के एमओयू साइन हुए थे, पर धरातल पे कुछ नहीं हुआ था, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया था। तो ये कांग्रेस के लिए मुद्दे बन सकते हैं। अभी आपने देखा कि भू कानून को लेके या फिर वहां के जो चीजें हैं उनको लेके लोग इतना विरोध कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी सरकार का। अमनप्रीत कौर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है, उत्तराखंड में बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, सुस्त पड़ चुका है? क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष को बनाने के लिए मुद्दे नहीं है, मुद्दे ऑलरेडी वहां पे हैं, मुद्दे हैं। तो लोग अगर उन चीजों का इतना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि वहां पे सरकारी संस्थानों में नाबालिग लड़कियों के जो हैं वो उनके साथ रेप हुआ है, वो भी चीजें सामने आई हैं कि सरकारी संस्थानों में अगर ऐसी है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या है। अंकिता भंडारी केस का अभी तक कुछ पता नहीं चला, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का। तो अगर चाहे कांग्रेस तो इन चीजों को आगे लेके लोगों का जो सपोर्ट है हासिल कर सकती है। ठीक है, फाइनल कमेंट महेश जोशी जी। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जो भी जितने भी ये अंकिता भंडारी का मामला हो या और अन्य समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं, लगातार संघर्ष रहती रहती। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस तरह की बातें की जाती है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। हम तो लगातार जनहित के प्रति, देखिए आप, शुरू से हम तो सड़कों पे। अभी तो कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड नहीं पहुंची है, तैयारी क्या है आपकी भाई? ठीक है, लगातार देखिए ना, मतलब संजीव वर्मा, ठीक है, समय की कमी है, संजीव वर्मा 10 सेकंड में बात पूरी करिए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार नेगेटिविटी के ऊपर, पिछले विधानसभा का चुनाव भी इन्होंने नेगेटिविटी के ऊपर लड़ा, आगे भी इनके पास न तो कोई मुद्दा है, न विकास का कोई रोड मैप है, न बोलने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दे हैं, और ये नेगेटिविटी के ऊपर ही ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ आने वाला जो हमारा लोकसभा का चुनाव, उसमें भी 500 की 500 सीटें हम दोबारा से रिगेन करेंगे, हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रभारी बदल दिया गया है, कुमारी शैलजा को बनाया गया है, लेकिन कुमारी शैलजा अभी उत्तराखंड नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी तैयारी बताई जा रही है, बीजेपी पूरी तरीके से यहां पर उत्तराखंड में तैयार नजर आ रही है और 5 की 5 सीटें जीतने का दावा भी ठोक रही है। और ऐसे में शैलजा के लिए काफी चुनौती होगी उत्तराखंड में। देखने वाली बात यह होगी कि कुमारी शैलजा इन चुनौतियों से कैसे सामना करती हैं। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।